हाय बच्चों, जय माता दी। बच्चों, आज 12th क्लास का मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कंपनी अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी बच्चे 12th कॉमर्स में हो या जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन में हो, वो बच्चे गौर से बेहतरीन कंसंट्रेशन देकर इस वीडियो को सुनिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट मैं इतना बेहतरीन कर दूंगा कि जिससे आपको कंपनी का किसी भी टाइप का सम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो चैप्टर है कंपनी अकाउंट, कि कंपनी क्या होता है। तो सेक्शन 20 अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। देखिए, मैं आप लोग से बताना चाह रहा हूं कि इंडिया में या वर्ल्ड में हर चीज एक रूल्स रेगुलेशन और लॉ के अनुसार चलता है। तो कंपनी, जो भी कंपनी आप लोग सुनते हैं, हजारों कंपनी का नाम, लाखों कंपनी का नाम सुनते हैं, तो ये सारा कंपनी ऐसा नहीं होता है कि मालिक बनाएगा और अपने मर्जी के अनुसार से चलाएगा। कंपनी एक्ट होती है, उस एक्ट के अनुसार हर कंपनी को चलना पड़ता है। उस एक्ट से अगर कोई कंपनी बाहर कुछ भी करना चाहेगा तो गवर्नमेंट उस कंपनी के ऊपर ताला लगा देती है। यानी आप अपने कंपनी को रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन और कंपनी एक्ट के ही अनुसार रेगुलेट करना पड़ेगा। उस रेगुलेशन से बाहर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए बच्चों कि आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंपनी बनता कैसे है, यानी कंपनी कैसे, कोई नया नया कंपनी बन जाता है। एक मालिक है, वो 100 कंपनी चला रही है, कैसे चला रही है। तो एक्चुअली अभी नया सिस्टम आ गया है प्रोजेक्ट का। यानी हर बच्चे जो 9, 10, 11, 12 जो भी बनाते हैं, आप लोग के स्कूल में एक प्रोजेक्ट सिस्टम, हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट चलता है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, कभी आप लोग सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट का सिंपल मीनिंग अगर समझिएगा तो हर वो काल्पनिक चीज, यानी जिसको आदमी सोचता है कि अगर ऐसा हो तो उसका क्या डिमांड होगा, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसका क्या डिमांड होगा। आप सोचिए, कोई आदमी तो ये प्रोजेक्ट बनाया होगा ना कि भाई पहले खाना बनता था कोयला पे, लकड़ी पे, इस पे खाना बनता था। तो कोई आदमी तो सोचा होगा कि गैस चूल्हा का आविष्कार कैसे करते हैं, और ये जो सोचा होगा तो उसके थिंकिंग पावर, यानी उसके प्रोजेक्ट में तो ये आ गया कि अगर गैस का कंपनी खोला जाए, आज इंडियन, HP, ये सब भारत, इतना सारा जो कंपनी देख रहे हैं, तो ये जो कंपनी फॉर्मेट होगा तो इस कंपनी से काफ़ी पब्लिक को हेल्प मिलेगा और काफ़ी पब्लिक इसमें इंटरेस्ट लेना चाहेगा। यानी अगर हम गैस का उत्पादन करेंगे और आम पब्लिक को हम बोलेंगे कि भैया कोयला पे नहीं, चूल्हा पे मत खाना बनाओ और गैस चूल्हा ले लो और इसी इजी वे में खाना बनाओ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा ही। एक ऐसा नेसेसरी आइटम जिसका डिमांड बढ़ना ही है। तो चलिए, हमारे विचार में, हमारे प्रोजेक्ट में इस चीज़ का तो परसेप्शन आ गया कि हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो इसका डिमांड आएगा और काफी प्रॉफिट हो सकती है हमारी कंपनी को। तो ये तो प्रोजेक्ट बन गया। अब इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, यानी इसको आप कंपनी का रूप देने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कंपनी का रूप देने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। एज ए ऑनर हमने ये सोचा, बट हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सकें, यानी इसको हम पब्लिक के बीच में ला सके। तो उसके लिए क्या होगा कि हम आम पब्लिक का हेल्प लेना चाहेंगे। आप ये समझ लीजिए कि इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो फाइनेंस का सोर्स होता है वो आम पब्लिक होता है, वो आम पब्लिक होता है। कोई बैंक, कोई इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा फाइनेंस का सोर्स नहीं बन सकता है जितना बड़ा सोर्स आम पब्लिक की ताकत होता है। अगर 150 करोड़ का आबादी 1-1 रुपया करके अगर एक आदमी को दे दे, तो जो आपके लिए तो कुछ नहीं, आप बोलेगा कि 1 रुपया मैंने दे दिया, लेकिन जिसको मिला वो 150 करोड़ का मालिक हो जाएगा। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि पब्लिक कितना बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है। तो कंपनी भी जो क्रिएट होती है, कोई भी जो कंपनी बनता है, और ये जो चैप्टर हम लोग सीखेंगे शेयर, वो इसी माध्यम से इजिली वे में कंपनी बनाया जाता है और पब्लिक से पैसा ले लिया जाता है और उस पैसा से कंपनी रेगुलेट होती है। तो क्वेश्चन उठता है कि कंपनी है क्या। A company is an artificial person created by law having separate entity
विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। कोई भी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होता है, यानी वो कंपनी का हर राइट होता है, जैसे हमारा आपका राइट है उसी तरीके से उस कंपनी का भी सारा राइट होता है, बट वो क्रिएटेड बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा उस कंपनी को बनाया जाता है। अब क्वेश्चन आती है कि उस कंपनी के नाम से, यानी देखिएगा कि उस कंपनी का एसेट्स होता है, कंपनी का खुद का लायबिलिटी होता है, कंपनी का खुद का डेटर्स होता है, क्रेडिटर्स होता है। यानी मान लीजिए कोई पर्सन है जो कंपनी का 5 लाख रुपए लेके रखा है, किसका? कंपनी का लेके रखा हुआ है, तो कंपनी की तरफ से उसके ऊपर केस किया जा सकता है, कंपनी की तरफ से उसके ऊपर दबाव देके उससे पैसा कलेक्ट किया जा सकता है। उसका मालिक बीच में इंटरफेयर कुछ नहीं करेगा, कंपनी का हर लीगल वे में कंपनी उससे पैसा कलेक्ट करने का राइट रखता है। उसी तरीका से अगर कोई क्रेडिटर है जो कंपनी से पैसा पा रही है, तो उसी तरीका से वो क्रेडिटर कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, उसके मालिक पे ऊपर केस नहीं करने जाएगा। किसके ऊपर केस करेगा? उस कंपनी के ऊपर केस करेगा, और उस कंपनी को बोलेगा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब वो कंपनी अपना एसेट्स बेच के दे या जहां से भी दे, कंपनी क्या करेगा? पहले अपना क्रेडिटर्स का पेमेंट करेगा। तो ये आगे इसके बारे में और डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो आ रहा है कि ये कंपनी अकाउंट क्या है और इसमें शेयर के बारे में हम लोग क्या सीखेंगे, किस टाइप का सम हम लोग को बनाने को मिलेगा। ये तो कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी, वो जनरली 2 टाइप्स ऑफ शेयर इश्यू करती है पब्लिक को। नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर और नंबर 2 इक्विटी शेयर। हम लोग इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो बनाएंगे वो रिलेटेड इक्विटी शेयर से बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर से भी सम नहीं रहेगा, प्रेफरेंस शेयर से भी सम रहता है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या है और इक्विटी शेयर क्या है, पहले इसको हम लोग को डीपली समझना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी जिसको देती है वो क्या चीज है, और जो आदमी इक्विटी शेयर किसी कंपनी का लेता है वो क्या चीज है। दोनों का डिफरेंट हम थोड़ा फंडामेंटली रूप से हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर बोल रहा है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपया दिए और उस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपया कर लिए। कितना कर लिए? 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए। कंपनी का जो कैपिटल होती है उसको डिवाइड किया जाता है यूनिट में, नंबर्स ऑफ यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, और उस हर एक यूनिट को हम लोग शेयर बोलते हैं। हर एक यूनिट को क्या बोलेंगे? हम लोग शेयर बोलेंगे। तो मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर, अगर हर एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, तो आपने 1 लाख रुपया का क्या किया? उस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं तो आपको कंपनी क्या बेनिफिट दे रही है? तो कंपनी बोल रही है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपनी आपको फर्स्ट बोली है कि आपको क्या राइट मिलता है कि आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हर साल मिलेगा ही। क्या मिलेगा? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हर साल मिलेगा आपको। यानी मान लीजिए कंपनी बोल दी आपको कि 10% आपको एवरी ईयर मैं डिविडेंड दूंगा, तो आपका 1 लाख रुपया के ऊपर कंपनी 10% आपको हर साल डिविडेंड दे दिया करेगा। ठीक उसी तरीका से जैसे आप अगर कोई लमसम अमाउंट बैंक में एफडी करते हैं, तो बैंक वाला आपको क्या बोलता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। एक आपके साथ कमिटमेंट होता है और आपको एक डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाता है कागज के रूप में, और आप ये पीस माइंड होकर आप घर में सो जाते हैं कि हमको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब उस बैंक का करोड़ों प्रॉफिट हो रहा है या करोड़ों लॉस हो रही है, उससे आपको कुछ मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आपको कोई बेचैनी पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। आपको मालूम है कि हमने 5 साल के लिए अमाउंट रखा है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको इस ढंग से मिलना है। 5 साल बाद बैंक आपको आपका अमाउंट प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट आपको दे दिया जाएगा, उसी ढंग से जिस रेट पे आपसे कमिटमेंट किया गया है। 10%, 5%, 6%, वट एवर जो भी परसेंटेज आपके उस डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन किया रहेगा, उस परसेंटेज से आपको दे दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर वैसा ही है। प्रेफरेंस शेयर में आपने 1 लाख रुपया डाला तो आपको कंपनी बोल दिया कि मैं 10% से आपको हर साल डिविडेंड दूंगा। अब क्वेश्चन उठता है बच्चों कि डिविडेंड किसको बोलते हैं? तो डिविडेंड एक नाम है। क्या नाम है? तो जिस तरीका से बैंक में आप अगर पैसा डालते हो तो बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। यानी आप इनकम पा रहे हो, बैंक से क्या पा रहे हो? अपने कैपिटल के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा पा रहे हो, वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके लिए क्या कहला रहा है? इनकम हो रहा है। और उस इनकम को आप कौन सा रूप दे रहे हो? एज ए इंटरेस्ट बोल रहे हो। उसी तरीका से
सेम अमाउंट अगर आप किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो शेयर के बदले में आपको जो कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा दे रही है आपको, वो एज ए डिविडेंड बोल के दे रही है, जो आपके लिए इनकम होगा। यानी आम पब्लिक जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके लिए वो इनकम है। लेकिन वो इनकम का क्या रूप है? तो डिविडेंड। यानी आप उसको क्या बोलोगे कि इस कंपनी से मुझे इतना डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड किसको बोलेंगे? क्लियर हो गया? डिविडेंड कौन सा अकाउंट कहलाएगा बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। डिविडेंड कौन सा अकाउंट कहलाएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि डिविडेंड कौन सा अकाउंट कहलाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? तो आप जब भी किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर लेते हो तो इन 4 बातों पे आपको गौर करना पड़ेगा। वो 4 बात क्या है कि आप फॉर्म फिलअप करने वक्त में, यानी आप जब कंपनी का प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा डालते हो, तो उस समय आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो किस ऑप्शन में आपको टिक मारना है, यानी कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन लाभदायक रहेगा। पहला, विथ रेफरेंस टू डिविडेंड। यानी जब डिविडेंड कोई कंपनी देती है किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को, तो वहां पे 2 ऑप्शन रहता है। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी आप अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो कंपनी है, रन कर रही है, हो सकती है किसी साल प्रॉफिट ना हो कंपनी का, हो सकता है किसी साल कंपनी का प्रॉफिट ना हो, तो उस साल आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। बट उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी नेक्स्ट ईयर अगर कंपनी का बेहतरीन प्रॉफिट हुआ, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड और करंट ईयर का डिविडेंड, ये दोनों डिविडेंड एक साथ में आपको दे दिया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और वही अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आप टिक मार रहे हो, यानी उस कंपनी का फॉर्म भरने वक्त में ये ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, ये क्यूमुलेटिव ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं दिया है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव में है तो दैट मीन्स अगर कंपनी जिस साल प्रॉफिट करेगी उस साल आपको डिविडेंड मिलेगा, और जिस साल प्रॉफिट नहीं करेगी उस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। पहला ये हो गया। दूसरा, विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। दूसरा क्या हो रहा है कि विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। सरप्लस ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट वो होता है कि कंपनी एक ह्यूज प्रॉफिट किया किसी पर्टिकुलर ईयर में, और उस ईयर में आपसे जो कमिटमेंट हुआ है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को बोला गया है कि भैया हम 10% आपको फिक्स आपको डिविडेंड दे देंगे। तो चलिए 1 लाख के ऊपर आपको मान लीजिए 10% बोला गया था, आपको 10,000 मिल गया। आपको डिविडेंड देने के बाद कंपनी डिविडेंड किसको देती है? शेयर होल्डर्स को। किसको देती है? शेयर होल्डर्स वाले लोगों को। तो शेयर होल्डर्स वाले लोगों को डिविडेंड दे दिया गया, उसके बावजूद भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अच्छा खासा अमाउंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेशन किए हुए हैं कि हमको डिविडेंड तो मिलेगा ही, उसके बावजूद भी अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट रह जाएगा, सरप्लस प्रॉफिट, तो उसका भी कुछ पार्ट मुझे मिलना चाहिए, तो आपको मिलेगा। अगर आप पार्टिसिपेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट में नहीं दाग मारे हुए हैं, तो आपको सरप्लस प्रॉफिट जो भी बचेगा कंपनी का, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा, बट सरप्लस प्रॉफिट से आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑप्शन कि विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। और है विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी क्या हुआ? तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी का प्रेफरेंस लिए और आपका इच्छा हुआ कि हम उस कंपनी का इक्विटी शेयर ले लें, तो आप उसी अमाउंट का प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यानी आप प्रेफरेंस शेयर का राइट आपका हट जाएगा और आप क्या चीज पा जाओगे? इक्विटी शेयर पा जाओगे कंपनी का। तो इस ऑप्शन में अगर आप दाग मारे हुए हैं, इस ऑप्शन को आप लेके चल रहे हैं कि मैं इन फ्यूचर कन्वर्ट करा सकता हूं, तो आप कन्वर्ट करा पाओगे। अगर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी नॉन कन्वर्टेबल है, तो मतलब आपका प्रेफरेंस शेयर हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, वो इक्विटी शेयर नहीं हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मीनिंग क्या होता है कि आप 1 लाख रुपया किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर दिए
और हर साल आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, 2 साल 5 साल 10 साल आप पाए जा रहे हैं, और आपको सडनली पैसे का नीड पड़ गया, यानी आप अपना कैपिटल वापस लेना चाहते हैं कंपनी से, तो वहां पे फॉर्म भरने वक्त में 2 ऑप्शन होता है कंपनी का। एक होता है रिडेम्पशन, और जिसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल, और दूसरा बोलते हैं इरिडीमेबल। यानी रिडीमेबल ऑप्शन में अगर आप हैं तो आपका कैपिटल एज यू विश, जब आप चाहेंगे तब आप रिटर्न ले सकते हैं कंपनी से। यानी आपने जो 1 लाख रुपया कंपनी का प्रेफरेंस से लिए थे, अब आपको पैसे का नीड पड़ गया सडनली, तो वो 1 लाख रुपया वापस आपको मिल सकता है। अगर इरिडीमेबल ऑप्शन में आप गए हुए हैं तो कंपनी आपसे ये कमिटमेंट करा लिया है कि भैया हमारा कंपनी चलता रहेगा और आपको हम हर साल 10% फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आपको दे दिया करेंगे, बट आपका कैपिटल हम वापस नहीं करेंगे। वो कैपिटल वापस करेंगे बट जिस दिन हम कंपनी क्लोज करेंगे, क्योंकि कंपनी क्लोज हो जाएगा तो आपको कहां से मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा कहां से। लेकिन कंपनी अगर कंटिन्यू चल रही है तो आपका कैपिटल वापस नहीं मिलेगा। तो यहां पे 2 ऑप्शन होता है, एक होता है रिडीमेबल और दूसरा होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब कि आप अपने इच्छा के अनुसार से 2 साल 4 साल एक मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि इतना साल तक पैसा आपको रखना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपको पैसे का नीड पड़ जा रहा है तो आप अपना दिया हुआ कैपिटल को वापस ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिडीमेबल। और इरिडीमेबल मतलब कि आप अपना पैसा वापस नहीं ले सकते हैं, आपको हर साल फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। ये होता है प्रेफरेंस शेयर, किसी कंपनी का ये प्रेफरेंस शेयर होता है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग को बेहतरीन क्लियर हुआ होगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या है और क्या क्या ऑप्शन हम लोग को ध्यान देना है, किस टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है। अब नेक्स्ट इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है? तो इक्विटी शेयर वही है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, यानी जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वही इक्विटी शेयर है। तो इक्विटी शेयर में ऐसा कोई राइट आपको नहीं मिलेगा, यानी इक्विटी शेयर में आप अगर पैसा लगाते हो किसी कंपनी का तो आपको कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं रहेगा, यानी कंपनी जैसा प्रॉफिट करेगा वैसा आपको डिविडेंड मिलेगा। हर साल आपका डिविडेंड फ्लैक्चुएट होता रहेगा, किसी साल कम मिला, उसके साल उससे ज्यादा मिला, उसके साल उससे भी बेहतरीन मिल गया, अनएक्सपेक्टेड अमाउंट मिल सकता है। और यहां पे कोई कैपिटल सुरक्षित बोल के कोई बात नहीं होती है कि आपका कैपिटल 100% प्रोटेक्ट रहेगा, यानी कल के डेट में आपका कैपिटल 0 भी हो सकता है और आपका कैपिटल 4 टाइम्स 5 टाइम्स अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। तो यानी इक्विटी शेयर में अगर आप पैसा डालते हो तो इक्विटी शेयर हम लोग को क्या बोलता है कि नॉट एंजॉइंग प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीविंग डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी आप अगर इक्विटी शेयर में पैसा डालते हो तो आपका प्रेफरेंशियल डिविडेंड, यानी आपके इच्छा के अनुसार डिविडेंड का कोई फिक्स नहीं रहेगा कि आपको इतना डिविडेंड मिलना ही है। वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, जैसा कंपनी का प्रॉफिट होगा वैसा आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। और दूसरा, आप चाहोगे कि कभी भी हम उस इक्विटी शेयर को बेचकर हम अपना कैपिटल को वापस ले ले, ये भी नहीं हो सकता है। आप इक्विटी शेयर से क्विट कर सकते हो, लेकिन उस समय जो वैल्यू रहेगा वही आपको मिलेगा। यानी कल के डेट में अगर कैपिटल, यानी कल के डेट में कंपनी अगर क्लोज हो रही है, कंपनी का पूरा स्थिति हो गया है, कंपनी बंद के करार पे जा रही है, तो आपका पूरा इक्विटी शेयर का पैसा 0 भी हो सकता है। तो इक्विटी शेयर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इक्विटी शेयर क्या है, आप प्रेफरेंस शेयर क्या है। अब यहां पर इस चैप्टर में हम लोग को मोस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी ज्यादातर हम लोग इक्विटी शेयर के बारे में ही पढ़ेंगे कि अब ये इक्विटी शेयर को किस प्रोसेस से, यानी कंपनी जो ये शेयर मार्केट में इश्यू करती है तो इसका क्या प्रोसेस है, किस स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप कैसे कंपनी पब्लिक से शेयर के माध्यम से पैसा कैसे कलेक्ट करती है कंपनी। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इस चीज को पढ़िए और इस चीज को समझिए। इक्विटी शेयर में थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, इन सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बेहतरीन ढंग से क्लियर करेंगे आपको। इक्विटी शेयर, आप पैसा डालते हो इक्विटी शेयर में, यानी किसी कंपनी का आप इक्विटी शेयर लेते हो तो आप क्या कहलाओगे, ऑनर ऑफ द कंपनी। क्या कहलाओगे, आप उस कंपनी का मालिक कहलाओगे।
आप सोचते होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं आप, उस कंपनी का मालिक बन जाएंगे, किसी कंपनी का 2-4-10 शेयर खरीद लिया मालिक हो जाएंगे? ऑफकोर्स मालिक हो जाएंगे, लेकिन कितने हिस्सा का मालिक कहलाएंगे? आप कितने हिस्सा का मालिक कहलाएंगे? तो उसका बहुत सारा एग्जाम्पल है कि आपसे अगर मैं पूछूं कि 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, 1 दिन में कितना साल होता है, आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कि 1 दिन में कितने साल होते हैं और 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे? होते हैं तो ऑफकोर्स होता है। 1 दिन में 1/365 ईयर, 1 बाय इतना आवर। तो हम आपसे पूछे कि 1 दिन में कितने साल होते हैं, तो 1/365। 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, तो 1/3600 आवर। तो आप अगर सोचते होंगे कि ये नहीं होता है तो आप गलत सोच रहे हैं, यानी आपका मैथमेटिक्स जो है स्ट्रांग नहीं है। मैथमेटिक्स क्या बताता है कि अगर कोई प्लेयर 99 पे अगर आउट हो गया तो क्या वो सेंचुरी बोलेगा? क्या उसका सेंचुरी काउंटिंग होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक रन के लिए उसका 100 नहीं हो पाया। उसी तरीका से आप 30 दिसंबर को कभी 31 दिसंबर नहीं बना सकते हैं। 31 दिसंबर ही लास्ट डे ऑफ द ईयर होता है, और वो 31 दिसंबर जब पूरा मॉर्निंग से लेकर नाइट 12 हो जाता है तब जाके 1 जनवरी में इन करता है। तो 1 दिन के बिना साल नहीं हो सकता, और 1 रन के कमी के बिना कोई प्लेयर का सेंचुरी नहीं कहला सकता है। उसी तरीका से यानी आप जितने पार्ट होल्ड करते हो उतने पार्ट का ही मालिक कहलाओगे। एक कंपनी का अगर मान लीजिए 50 लाख का कैपिटल है कंपनी का, कितना का? उस कंपनी का टोटल कैपिटल 50 लाख है, और आप उसमें 10,000 इन्वेस्टमेंट किए हो, तो आप कितने का मालिक कहलाओगे? तो 10,000 बाय 50 लाख, 10,000 बाय 50 लाख, इतना का ऑनर, यानी इतना का आप मालिक कहला रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस सिक्योरिटी शेयर के बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे, और आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चे कॉमर्स लिए हो, जो भी बच्चे कॉमर्स लिए हो, 12th में हो, शेयर फाउंडेशन देना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो को सिंसियर वे में यानी बेहतरीन कंसंट्रेशन देके वॉच करना वीडियो को, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू। जय माता दी।